हाय एवरीवन। आज के एडिटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। और हम जो पहले कुछ महीनों में जो चीयर कर रहे थे, खुशी मना रहे थे कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है, वो किन मायनों में बढ़ा और उसके कंपैरिजन में इंपोर्ट पर क्या हालत हुई। क्योंकि टोटल अगर आपका इंपोर्ट ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है, तो आपका डेफिसिट बढ़ता है, जो व्यापारिक घाटा होता है वो बढ़ता है। सीधी सी बात है, अगर आप किसी को पैसे ज़्यादा खर्च ज़्यादा कर रहे हो, कमा कम रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। यही चीज़ बड़े लेवल पर देशों के लिए लागू होती है और भारत के लिए क्या पोजीशन है उस चीज़ के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहां आप खुद भी इस एडिटोरियल को अपने हिसाब से रीड कर सकते हो। साथ ही साथ अनअकैडमी पर किसी भी प्रकार का आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप रेफरल यूज़ कर सकते हो SHRINATH10। ये रेफरल आप यूज़ करके जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा उसे आप अवेल कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। वॉच द गैप के लिए वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट पुट मोर प्रेशर ऑन द रुपी एंड इस पर ग्रोथ रिटार्डिंग इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर जैसे जैसे ट्रेड डेफिसिट आपका बढ़ रहा है, उससे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, और रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ने से जो भी आपका इन्फ्लेशन है उस पर भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, ये इकोनॉमिक का टर्म है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देकर एक छोटी सी चीज़ आपको बता दूं, उससे आप हो सकता है कुछ मायनों में इस चीज़ को समझ पाओ। जैसे आपने सुना होगा, आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट घटाती है। क्यों बढ़ाती है? मान लो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो आरबीआई से क्या आप उधार लेते हो? नहीं लेते। सामान्य आदमी आरबीआई से उधार नहीं लेता है, लेकिन बैंक जो है, बैंक आरबीआई से क्या करते हैं? उधार पैसा लेते हैं। जब बैंकों को महंगे ब्याज पर पैसा मिलेगा तो बैंक क्या करेंगे? जो लोगों को उधार देते हैं या लोन प्रोवाइड करवाते हैं उन पर भी वो महंगी ब्याज दर लगाएंगे। जब महंगी ब्याज दर लगाएंगे तो लोग क्या करेंगे? अभी कुछ समय के लिए लोन लेना बंद कर देंगे, सोचेंगे कि जब ब्याज दर कम हो जाएगी तब हम लोन लेंगे। तो उससे क्या होगा? लोगों के पास पैसों की कमी आ जाएगी। जब लोगों के पास पैसों की कमी आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपना निर्णय क्या कर दिया था? बोल दिया था कि हम बाद में लोन लेंगे। तो जब उनके पास पैसों की कमी आएगी तो वो क्या करेंगे? फिर अपनी जो वस्तुएं, जो ये चीज़ें को जो ख़रीदना चाह रहे थे वो ख़रीदना टाल देंगे। जब ख़रीदना टाल देंगे तो जो वस्तुएं जो मैन्युफैक्चर होके आ गई थी वो मार्केट में पड़ी रहेंगी। फिर जो सेलर होगा वो क्या करेगा? डिस्काउंट देगा तो उससे क्या होगी? जो मार्केट में क्या होगी? महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। और कभी कभी ये डिफ्लेमेशन में, मतलब जितनी महंगाई रहनी चाहिए उससे भी सस्ती चीज़ें हो जाती हैं। तो उसका परिणाम क्या होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनका जब प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा नहीं तो वो प्रोडक्शन भी कम कर देंगी। जब प्रोडक्शन कम कर देंगी तो वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी वो क्या कर देगी? निकाल देगी। और जब उनको निकाल देगी तो एक बेरोजगारी बढ़ेगी। तो ये एक पूरा साइकिल है। और इसी का अपोजिट साइकिल, जब बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है अपनी रेट घटा देता है तो उस पर भी इसी प्रकार का साइकिल वर्क करता है। बिल्कुल सेम वे में क्या होता है कि जब आपका माल ज़्यादा से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट होता है तो उससे क्या होती है कि भारत क्या करता है? रुपए लेता है। तो जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर हमने अमेरिका के लिए कोई सामान बेचा, तो अमेरिका कहाँ जाएगा? इंटरनेशनल मार्केट में। वहाँ से क्या करेगा? रुपए परचेस करेगा। क्या देकर रुपए परचेस करेगा? डॉलर देकर रुपए परचेस करेगा। तो जब रुपए परचेस करेगा तो रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि रुपए परचेस करना मतलब रुपए की डिमांड बढ़ना। जब रुपए की डिमांड बढ़ेगी तो रुपए की कीमत भी क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन, और ये तो मैंने एक देश का एग्जांपल के तौर पर, जब हर एक देश पर अगर भारत एक्सपोर्ट करता है तो हर एक देश क्या करेगा? इंटरनेशनल मार्केट से रुपए खरीदेगा। तो उससे क्या होता है कि रुपए की डिमांड बढ़ती है। लेकिन अगर इसी का अपोजिट हो जाए कि भारत एक्सपोर्ट कम करे और इम्पोर्ट ज़्यादा करे, तो जब एक्सपोर्ट कम करेगा या लोगों हमारे देश से कम परचेस करेंगे तो उन्हें इंटरनेशनल मार्केट से रुपए खरीदने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। जब रुपए ऐसे ही पड़ा रहेगा जहाँ पे भी इंटरनेशनल मार्केट में पड़ा है, तो फिर लोग, सेलर, वो क्या करेगा कि सस्ते दामों पर बेचने की कोशिश करेगा। तो ऐसे क्या होता है कि रुपए की कीमत हो जाती है कम।
और जब रुपए की कीमत कम हो जाती है तो आप लोकल लेवल पर भी क्या करोगे कि पहले जो 10 रुपये में चीज़ आती थी अब वो 20 रुपये में चीज़ आ रही है। तो एक तो वो हो गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब अपनी जो ब्याज दर है वो बढ़ा देती है तो उससे इन्फ्लेशन आता है। एक प्रकार का इन्फ्लेशन इस टाइप से भी आता है कि अगर रुपए की कीमत कम हो गई तो जो आपके हाथ में 100 रुपये हैं उसमें अगर मान लो आपको 1 किलो एग्जाम्पल के तौर पर चीनी आ रही थी या तेल आ रहा था, वो अब क्या होगा, आपको उस 1 किलो ना आकर आपका कम आएगा। आधा किलो हो सकता है, 800 ग्राम हो सकता है, 600 ग्राम हो सकता है, वो कोई भी मायनों में हो। तो इस टाइप की भी एक इन्फ्लेशन होती है जो इंटरनेशनल मार्केट से भी ड्रिवन होती है और जो घरेलू मार्केट्स है उससे भी ड्रिवन होती है। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए फिर क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा, अपनी इंटरेस्ट रेट, अब मान लो इंटरनेशनल मार्केट में जब डिमांड कम होगी तो आरबीआई अपना क्या टूल यूज़ करेगा कि वो ब्याज दरें कम कर देगा। जब ब्याज दरें कम करेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, जब लोगों के पास पैसा आएगा तो फिर मार्केट में जो इंडियन मार्केट है उसमें जो रुपए की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये चीज़ें और महंगी हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए आरबीआई जो मॉनेटरी टूल्स हैं जिनमें ब्याज दर को कम करना, बढ़ाना, रेपो रेट निर्धारित करना, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करती है और समय समय पर उसको बढ़ाती और घटाती रहती है। अब आपको इस एडिटोरियल को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, जो भी हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। ऑफिशियल डेटा ऑन इंडियाज़ मर्चेंटाइज ट्रेड फॉर अप्रैल गिव रीज़न फॉर चीयर। जो भी ऑफिशियल डेटा अप्रैल के अंदर आया था उससे हमें बड़ी खुशी और एक रीज़न दिया उसने कि हम खुश हो सकें। अगर हम पहली नज़र में उसके लिए देखें तो कि भैया हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो किससे खुशी नहीं होगी, हर राष्ट्र को खुशी होगी। और अभी मैंने आपको बताया कि जब आपका एक्सपोर्ट बढ़ता है तो आपका रुपये मजबूत होता है। तो ये चीज़ें हैं। इमर्जिंग फ्रॉम रिकॉर्ड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द जस्ट कंक्लूडेड फाइनेंशियल ईयर, आउटवर्ड शिपमेंट फॉर द मंथ रोज 24.2% from year earlier with electronics and chemical showing healthy expansion while petroleum product more than double। तो यहाँ पर जो भी पिछले महीने हमारे 24% के सम अराउंड जो एक्सपोर्ट बढ़ा है उसमें मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक और केमिकल चीज़ें शामिल हैं, जिनमें का ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। और कुछ मायनों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी का जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ा है। आपको मालूम होगा कि हम लोग कच्चा तेल तो आयात ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो रिफाइन जब हम उस कच्चे तेल को पेट्रोल, डीजल और जो अन्य पेट्रोलियम उत्पाद हैं उनमें बदल देते हैं या कहें उसको शोधित कर देते हैं या छान देते हैं या उसको प्यूरीफाई कर देते हैं हमारी रिफाइनरीज़ में, तो वो तेल हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज़ को। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का भी जो एक्सपोर्ट है वो भी भारत का बड़ा है। तो इन सब चीज़ों के कारण अप्रैल मंथ में हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट देखने को मिला। हाउएवर इम्पोर्ट कंटिन्यू टू आउटपेस एक्सपोर्ट। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ देखने वाली बात है कि इम्पोर्ट ने एक्सपोर्ट को भी पीछे छोड़ दिया है और ये नहीं होना चाहिए किसी भी राष्ट्र में। ग्रोइंग 26.6%। तो यहाँ पर जो एक्सपोर्ट 24.2% बढ़ा, वहीं पर जो आपका इम्पोर्ट है वो 26.6% बढ़ गया। टू ब्रॉडन द गुड्स ट्रेड डेफिसिट विच वाइडन द 20.7 बिलियन फ्रॉम 18.5 बिलियन इन मार्च। तो यहाँ पर इससे क्या हुआ कि जो आपका जो घाटा होता है, ट्रेड घाटा, कोई भी चीज़ अगर आप खर्च ज़्यादा कर रहे हो, कम रहे हो तो आपका ट्रेड घाटा बढ़ेगा ही। तो इसमें भी यही है कि आप इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, खर्च मतलब ज़्यादा कर रहे हो, और एक्सपोर्ट कम कर रहे हो मतलब कम रहे हो, तो आपका घाटा बढ़ेगा। और वो घाटा कितना, $20 बिलियन हो गया अप्रैल के अंदर, जो कि मार्च के अंदर 18.5 बिलियन था। ये बिलियन आप छोटे छोटे नंबर ना समझिए, ये बहुत बड़े अमाउंट में नंबर होते हैं। यहाँ पर आपको 20 लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2 नंबर का गैप है, ये बहुत बड़े अमाउंट में चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। द ट्रेड डेफिसिट द एक्सटेंट to which the import will exceed export receipt worryingly breached 200 billion for a rolling 12-month period of the first time in April, impacted predominantly by the petroleum import of 172 billion। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो कहीं ना कहीं $200 बिलियन को भी क्रॉस कर चुका है। और ये मुख्यतः क्यों बढ़ा है, इसमें हमने जो पेट्रोलियम इंपोर्ट किए लगभग 172 बिलियन के, मतलब
टोटल 200 बिलियन का हमारा घाटा हुआ, मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो डिफरेंस है। लेकिन उसमें 172 बिलियन का तो पेट्रोलियम इम्पोर्ट ही है। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस हैव सर्ज्ड बाय मोर देन 40% इन 2022 इन द बेक ऑफ रशिया यूक्रेन स्वेलिंग द इम्पोर्ट बिल। तो यहाँ पर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उनके जो प्राइस हैं वो लगभग 40% तक बढ़ गए। और इसका प्रमुख कारण क्या रहा कि जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध है उसका ये प्रमुख कारण रहा, और जिसके कारण स्वेलिंग द इम्पोर्ट बिल, स्वेलिंग मतलब इससे इम्पोर्ट बिल जो है वो बढ़ गया। द अर्ली ऑनसेट ऑफ द इंडियन समर विथ हीट वे हैज़ bolstered power demand, setting the pace of coal import, which grew 136% last month, notwithstanding record output by key domestic supplier Coal India। तो यहाँ पर हम बात करें तो जैसे ही हमारी गर्मी स्टार्ट हुई, गर्मी के स्टार्ट होने से ही हमारे यहाँ जो पावर है उसकी डिमांड भी बढ़ गई, और ये लगभग कितनी 136% बढ़ी थी लास्ट मंथ के अंदर। और यहाँ पर जो डोमेस्टिक की सप्लायर है कोल इंडिया, वो उस चीज़ को फुलफ़िल करने में असमर्थ है। मतलब जितनी डिमांड है उस कोयले को फुलफ़िल करने में कोल इंडिया, जो कि हमारा डोमेस्टिक कंपनी है, एक सरकारी कंपनी है जो इस चीज़ को देख रेख करती है, वो इस चीज़ को फुलफ़िल करने में असमर्थ रही। और यही कारण है आपको हाल में देखने को मिला होगा कि जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने एनर्जी मिनिस्टर और कोयला आपूर्ति मंत्रालय इन सभी लोगों के साथ मिलकर बैठक की, और कई जो ट्रेन है वो कैंसिल की, और उसके प्लेस पर जो कोयला ले जाने वाली ट्रेन है उनके लिए बगैर किसी रोक टोक के लिए चलाया गया इन सभी मतलब कोयला की कमी को पूरा करने के लिए। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज़ सेट टाइमलाइन फॉर स्टेट टू इम्पोर्ट कोल ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ। तो यहाँ पर पहली बार ये ऐसा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने पूरे राज्यों को एक टाइमलाइन दी है कि भाई इसके अंदर अंदर आप जल्दी से जल्दी कोयला खरीदें। क्यों खरीदें? क्योंकि अभी बरसात आएगी, बरसात आने वाली है, और बरसात आने के कारण क्या होता है कि जो खदानें हैं कोयला की वो भर जाती हैं। जब कोयला की खदानों में पानी भर जाता है तो वहाँ पर काम हो नहीं पाता। तो इस कारण जो मिनिस्ट्री है उसने क्या किया है, राज्यों से कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जितना मंगा पाओ आप मंगा के रख लो, क्योंकि फिर 2-3 महीने बड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि बरसात स्टार्ट हो जाएगी। अ फार क्राई फ्रॉम 16% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन इन इम्पोर्ट ऑफ द फ्यूल in April 2021-2022 period, and clear portent that the bill for overseas purchase of coal is also set to swell। तो यहाँ पर 16% ईयर और ईयर डिक्लाइन किया हम लोगों ने किस चीज़ का, इम्पोर्ट का, फ्यूल का। लेकिन 2021-22 के पीरियड में देखें, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जो हम बाहर से कोयला परचेज़ कर रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं प्राइस में इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि आपने सुना होगा कि कोयला की कमी के कारण चाइना की जो स्ट्रीट लाइट हैं या जो रोड की लाइट है उनको भी कितने दिनों तक बंद रखना पड़ा। इसका मतलब आप समझ रहे हो, जो इंटरनेशनल मार्केट में भी कोयला की डिमांड बहुत ज़्यादा है। क्या हुआ 2019 में, जैसे कोविड-19 आया 1920 में, तो वहाँ से एकदम से बिजनेस बंद हो गया, और जब एकदम से बिजनेस बंद हो गया तो कोयला की जो डिमांड है वो डाउन हो गई, एकदम से जीरो तक पहुंच गई। तो फिर क्या हुआ कि जो कंपनियां थी उन्होंने उसका प्रोडक्शन कम कर दिया। जब प्रोडक्शन एकदम से कम कर दिया और फिर एकदम से पूरी की पूरी दुनिया खुलती है, पूरी की पूरी दुनिया ओपन होती है बिजनेसेस के लिए, ट्रेवल के लिए, तो फिर एकदम से डिमांड कोयला की और जो भी एनर्जी है उसकी बढ़ जाती है। और डिमांड बढ़ने के साथ साथ सऊदी अरेबिया जो रसिया है या ओपेक कंट्री है, उन्होंने जो प्रोडक्शन है उस चीज़ का, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन, वो बढ़ाने से मना कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि जो इंटरनेशनल मार्केट में है, जो प्राइसेस हैं एनर्जी के लिए जीवाश्म ईंधनों की, वो बढ़ गई। और यही कारण है कि हमारे जो कोल है उसकी भी प्राइस बढ़ गई। मॉनिटरिंग द ट्रेड डेफिसिट इज़ क्रूशियल हैज़ अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन द करंट अकाउंट डेफिसिट। तो यहाँ पर अगर हमें जो ट्रेड डेफिसिट होता है उसे हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो करंट अकाउंट डेफिसिट पर डायरेक्ट प्रभाव डालता है। डिसकंसर्टिंगली, निराशाजनक रूप से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विच टिपिकली हेल्प ब्रिज द करंट अकाउंट डेफिसिट हैज़ सीन मॉडरेशन। तो यहाँ पर अगर हम जो देखें
कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको कहीं ना कहीं जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आता था उस चीज़ से हम इसको क्या कर लेते थे, मॉडरेट कर लेते थे या कहीं ना कहीं मैनेज कर लेते। लेकिन वो भी अभी देखने को मिल रहा है कि कभी आ भी रहा है, कभी नहीं भी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम से आता ही जा रहा है। एंड द वाइडर द CAD, द ग्रेटर द डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द रुपी which has already weakened considerably since conflict in the Eastern Europe began in February. A weaker rupee in turn make import costlier, potentially widening the trade deficit and thus triggering the vicious cycle. तो यहाँ पर आपने मैंने साइकिल जो है कैसे रुपी पर का प्राइस कम होता है और कैसे बढ़ता है और उससे महंगाई पर कैसे असर पड़ता है ये मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। इनका भी वही कहना है कि जब करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा तो उससे रुपए के ऊपर प्रेशर जाएगा। जब रुपए के ऊपर प्रेशर जाएगा तो जो रुपए वैसे ही यूक्रेन रसिया युद्ध के कारण वैसे ही डामाडोल चल रहा था उसकी हालत और ख़राब हो जाएगी। और जब रुपए और वीक होगा तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जो आप इंपोर्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। जब इंपोर्ट महंगा हो जाएगा तो आपका ट्रेड डेफिसिट है वो और बढ़ेगा। जब ट्रेड डेफिसिट और बढ़ेगा तो उसके आधार पर होने वाले जितने भी आर्थिक परिणाम हैं या प्रभाव हैं वो आपको झेलने पड़ेंगे, जो कि मैंने आपको एडिटोरियल के बिगिनिंग में ही सिंपल से एग्जाम्पल से आपको समझा दिया था। द RBI हैज़ sought to steady the rupee against wild swing evident in dip in foreign exchange reserve to 600 billion April 2021 from 640 billion just 6 month earlier। तो यहाँ पर रुपए को फिर स्टेबलाइज करने के लिए RBI क्या करेगा, अपने फॉरेन एक्सचेंज से क्या करेगा, डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में फेंकेगा। वहाँ से क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रुपए खरीदने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा रुपए भारत खुद ही खरीदेगा तो फिर रुपए कुछ हद तक वहाँ पर अपनी प्राइस जो है वो स्टेबलाइज कर पाएगा। तो ये चीज़ देखने वाली बात है कि आखिरकार RBI कैसे मैनेज करता है। लेकिन इस पूरे के पूरे रो में आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें देखने वाली बात है कि RBI रुपए को फिर कैसे मैनेज करता है। वट अ सेंट्रल बैंक कैन ड्रॉ ऑन अ रिजर्व टू ईज एनी रुपी वीकनिंग ओनली टू लिमिटेड एक्सटेंट। लेकिन जो RBI है रुपए को एक लिमिट, एक तय सीमा तक ही बचा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो अपना पूरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को यूज़ करके रुपए को बिल्कुल $1 के बराबर पहुंचा दे, ऐसा नहीं हो सकता। द RBI ऑल्सो हैज़ इट्स हैंड full with battle against imported inflation as global commodity price remains sharply elevated। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है उसके साथ साथ RBI नो डाउट क्या कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। क्यों लड़ाई लड़ रहा है? क्योंकि जो रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ उससे जो कमोडिटी की प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में एकदम से बढ़ गई। उसके कारण जो हमारा इम्पोर्ट बिल है वो भी अफेक्ट हुआ। टू हेल्प अवॉइड एडिड स्ट्रेस द गवर्नमेंट मस्ट कंसिडर एडिशनल इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्ट। और इस प्रकार का जो भी हमें प्रभाव देखने को मिल रहा है, ये जो स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, तो गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि वो एक्सपोर्ट पर एडिशनल इंसेंटिव दे वाइल एनकरेजिंग लोकल प्रोडक्शन ऑफ आइटम दैट स्ट्रेंथ द इम्पोर्ट बिल। और यहाँ पर जो लोकल प्रोडक्शन आइटम है जो कि इम्पोर्ट बिल पर प्रभाव डालते हैं उनको भी आप क्या करो कि इस तरीके से मैनेज करो कि आपका रुपए मजबूत हो। अब क्या होगा, जैसे मान लो एक्सपोर्ट पर उन्होंने क्या कर दी, ड्यूटी कम कर दी, टैरिफ कम कर दिया, तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट होगा तो इंटरनेशनल मार्केट में रुपए की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि जब इंडिया से कोई चीज़ एक्सपोर्ट होगी तो इंडिया, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर आपने कोई चीज़ एक्सपोर्ट की अमेरिका, तो अमेरिका को आपसे ख़रीदने के लिए क्या करना पड़ेगा, रुपए खरीदने पड़ेंगे। तो अमेरिका कहाँ जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट में। इंटरनेशनल मार्केट में वो डॉलर देगा और रुपए क्या करेगा, खरीदेगा। ऐसे ही जब हर देश सब करेंगे तो यहाँ पर रुपए की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इनका यही कहना है कि इम्पोर्ट बिल को मैनेज करने के लिए RBI कुछ करेगा। द कोल क्राइसिस कुड हैव बीन averted with better advance estimated of the power demand as the country emerged from the worst of the pandemic and optimum allocation of the core carrying railway wagon। तो यहाँ पर कोल क्राइसिस जो वर्तमान में चल रही है, इनका कहना है कि अगर आप जो मिनिस्ट्री है या जो गवर्नमेंट है उसे पहले से ही इस चीज़ के लिए अवेयर हो जाना चाहिए था
कि कैसे पूरे के पूरे जो धंधे हैं या पूरे के पूरे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं वो एकदम से बंद हो गए, पूरी गाड़ियाँ एकदम से बंद हो गई। तो जब खुलेंगी तो एकदम से डिमांड बढ़ेगी कोयला की। तो ये पॉलिसी मेकर को सोचना चाहिए था और जो कोयला की कमी है उसको हम रोक सकते थे अगर हम पहले से इस चीज़ को सोच लेते। पॉलिसी मेकर्स कैन अफोर्ड टू लेट देयर गार्ड डाउन ऑन ट्रेड इम्बैलेंस ऑन रिस्क ग्रोथ रिटार्डिंग इन्फ्लेशन एंड मोर प्रेशर ऑन द रूपी। तो यहाँ पर जो इम्बैलेंस है या रिस्क होने वाला है रुपए के ऊपर, उसको ज़्यादा दिनों तक गार्ड नहीं कर सकते। और अगर मान लो करना भी है तो उनके लिए एक लिमिटेड सीमा तक गार्ड करना ही पड़ेगा, बगैर उसके काम चल नहीं सकता। तो ये पूरा एडिटोरियल था कि कैसे हम रुपए को मेंटेन करें, हमारे जो इम्पोर्टेबल है उनको कम करें, एक्सपोर्ट है उसको ज़्यादा करें। इससे क्या होगा कि हमारा जो रुपए है वो मजबूत होगा। जब रुपए मजबूत होगा तो ईज़िली जो महंगाई है वो काबू में आ जाएगी। ये एक एडिटोरियल लिखने का उनका एक और मतलब है, क्योंकि अभी हाल ही में IMF ने कहा है कि जो इंडिया की करेंसी है जो कि अभी 74 रुपये पर डॉलर चल रही है, वो हो सकता है 94 रुपये पर डॉलर हो जाए। मतलब समझ रहे हो ना, वैल्यू कम हो रही है इंडियन रुपी की। तो इस लेवल पर वैल्यू हो सकता है कम हो जाए, ये IMF का अनुमान है। अब अनुमान कहाँ तक सही जाता है, अगर ये एडिटोरियल और इसके डेटा सही हैं और इसी प्रकार से अगर चीज़ें आगे बढ़ती हैं और RBI इस चीज़ को मैनेज करने में सक्षम नहीं रहता है, जो कि एक लिमिट तक ही उस चीज़ को मैनेज कर पाएगा, तो हो भी सकता है कि 94 रुपये के बराबर $1 हो जाए, जो कि अभी 74 रुपये के बराबर $1 है। तो आई होप आपको ये एडिटोरियल समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल एंड कीप वॉचिंग।